हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारी कंप्यूटर सेक्शन है उसके जो एमसीक्यूज़ थे वो हमने 40 तक कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम इसके नेक्स्ट जो 20 एमसीक्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सब आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम चलते हैं इसके आज के 41 क्वेश्चन पे। तो जो है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूज़फुल। ठीक है, अब जो रीड ओनली मेमोरी है, जो जिसको हम रोम भी कहते हैं, इसमें से आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि उस पर जो सही बैठता है, जो सही उसके लिए यूज़फुल है। ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट यहाँ पे दिया है, रोम इन्फॉर्मेशन कैन बी इजली अपडेटेड। सेकंड हमें दिया है, डाटा इन रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, दैट इज़ इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इन एक्सपेंसिव डाटा स्टोरेज। ठीक है, इसी बार में। डी हमें दिया है, रोम चिप्स आर इजली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर। देखो स्टूडेंट्स, आपने रैम और रोम के बारे में पढ़ा होगा। रैम क्या होती है आपकी? वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल क्यों होती है? क्योंकि जब आप क्या करते हो उस पर जो भी आप अपना वर्क कर रहे होते हो, ठीक है, और जब अचानक से लाइट चले आती है अगर, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर जैसे ही ऑफ होता है तो आपका जितना भी डाटा होगा ना उसमें वो वॉश हो जाएगा। बट रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम में वो इलेक्ट्रिक पावर भी अगर चले आती है, विदाउट इलेक्ट्रिक पावर भी उसमें आपका जो डाटा है वो सेव रहता है, क्योंकि रोम को ही हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स वो है इसका बी पार्ट। ठीक है, आप भी साथ साथ में इसके जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। बाकी इसका जो 42 क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट यू यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कासेस। हम उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे जो फॉल्ट एंड कासेस के लिए मतलब कि फाइंड करेगा, जो उनको उसके फॉल्ट्स एंड उनके क्या कासेस हैं उसको फाइंड करेगा, उसको हम उस सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे। तो फर्स्ट इन्होंने बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस, कुकीज़। सी पार्ट दिया है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, और डी दिया है बूट डिस्किटीज। तो इसका स्टूडेंट्स जो राइट आंसर है वो है हमारा सी पार्ट, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं हम अपने 43 क्वेश्चन पे। तो 43 क्वेश्चन हमें दिया है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, आपने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा होगा, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको इनमें से बताना है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है। फर्स्ट दिया है बेसिक कोबोल, फिर फोर्टेन दिया हुआ है, प्रोलॉग दिया हुआ है, सी प्लस प्लस दिया गया है, असेंबली लैंग्वेज दिया है। तो इसका जो स्टूडेंट्स राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है डी पार्ट, असेंबली लैंग्वेज। ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। अब 42 क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है, वो है, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। पहला हमें NAV नैप दिया है, फिर दिया है एफरॉड, फिर ओरेकल दिया है, और MCAFE दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इनमें से जो बताना है वो बताना है। इसमें इनमें से नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो वो है हमारा सी पार्ट ओरेकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम 45 पे। 45 क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो ये सबको आता होगा कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए इनमें से कौन सी आपको डिवाइस चाहिए। ठीक है ना। तो अब जो है, फर्स्ट हमें जॉयस्टिक दिया हुआ है, सेकंड हमें मोडेम दिया हुआ, CD ड्राइव एंड NIC कार्ड। तो आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स वो है 45 का बी पार्ट यानी मोडेम। अब चलते हैं 46 की तरफ। तो 46 एक एब्रीविएशन है जो है, व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। तो DMA स्टैंड फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। फर्स्ट हमें ये पार्ट दिया है, डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी पार्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब चलते हैं हम इससे 47 क्वेश्चन पे, जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि टेप भी जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस ही है, परमानेंट मेमोरी आपकी, एंड फ्लॉपी डिस्क वो भी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स वो है इसका डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं हम इसके 48 क्वेश्चन पे। ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा वो इसका आंसर जो है बड़ी जल्दी से दे सकता है। व्हेन डिड जॉन नेपेर डेवलप लॉगरिथम। तो जॉन नेपेर ने लॉगरिथम कब डेवलप किया था। ठीक है ना। तो 48 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है 1416, फिर दिया है 1614, फिर दिया है 1641 एंड लास्ट दिया है 1804।
4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इसका राइट आंसर है वो इसका 1614 जो है 48 का राइट आंसर है। अब चलते हैं 49 पे। 49 है नॉर्मल सी डी रोम यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डाटा। अब एक जो नॉर्मल सी डी रोम होती है ना आपकी, उसका आपने डाटा बताना है, वो मैक्सिमम उसमें डाटा कितने तक स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला दिया है 680 KB, फिर 680 बाइट्स दिया हुआ है, 680 MB दिया हुआ है। ठीक है ना, और फिर दिया है हमें 680 GB दिया हुआ है। तो इसका स्टूडेंट्स जो राइट आंसर हमारा रहेगा सी पार्ट यानी 680 MB। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 50 क्वेश्चन पे। वो है मिस इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। तो आपको इसका आंसर बताना है। जैसे ए पार्ट हमें दिया है कंज्यूमर्स, बी वर्कर्स, सी फोरमैन एंड डी मैनेजर्स। ठीक है, तो आपको उसका राइट आंसर बताना है स्टूडेंट्स। क्या था, मिस इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। मिस जो है वो किसके डिज़ाइन किया जाता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड के लिए, जो कहाँ पे नीड होती है, इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए। और वो कौन डिसीजन कौन ले सकता है, कंज्यूमर लेते हैं, वर्कर्स लेते हैं, फॉरमैन लेते हैं, मैनेजर्स लेते हैं, क्योंकि उनको मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट यानी मैनेजर्स। व्हाट इज़ ए लाइट पेन। आई होप ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है, तो बाय प्रिंटिंग मिस्टेक ही दोबारा से आ गया मेरे ख्याल में। तो इसका है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम इसके 52 पे। तो वो है हमें BCD से। BCD क्या है, एब्रीवेशन है ये भी। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, बिट कोडेड डेसिमल है, बाइनरी कोडेड डिजिट है या बिट कोडेड डिजिट है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा 52 का राइट आंसर है वो है हमारा 52 का जो हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी इसका ए पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम 53 की तरफ। तो ASCII स्टैंड फॉर। तो इसका भी आपने एब्रीवेशन, इसका भी आपने फुल फॉर्म बतानी है पूरी। पहले हमें ए पार्ट दिया है अमेरिकन स्टेबल कोडेड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। सेकंड हमें दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज। सी हमें दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज। एंड डी हमें दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो हमारा 53 है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब चलते हैं 54 की तरफ। तो 54 जो है स्टूडेंट्स वो है विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें से आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है। ए पार्ट हमें दिया है एटसैक, बी दिया है हमें IBM 401, ये सेकंड जनरेशन का है, ये सबको पता होगा। फिर दिया है CDC 1604 एंड ICL 2900। तो इसका जो स्टूडेंट्स 54 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा है ए पार्ट एटसैक। तो अब चलते हैं हम 55 की तरफ, जो चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या हमारे यूज़ हुए थे, तो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई था, इनमें से कोई नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है, तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, ठीक है, उसमें हमारे वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स यूज़ हुए थे। अब चलते हैं 410 क्या है, ये फाइल ट्रांसलेशन है, फॉर्मेट ट्रांसलेशन है, फार्मूला ट्रांसलेशन है, फ्लॉपी ट्रांसलेशन है। तो 56 का राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, अब एक और फुल फॉर्म आ जाएगी EEPROM स्टैंड्स फॉर। ये क्या है, ये रोम की ही टाइप है आगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहला दिया है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर दिया है इजली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। फिर दिया है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा अभी तक। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो हमारा इसका सी पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब चलते हैं हम इसके 58 क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप बाय। अब सेकंड जनरेशन तो कंप्यूटर थे वो कब डेवलप किए गए थे, ठीक है। तो आपके उन्हें जनरेशन की डेट जो है आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। 8-8 10-10 साल के बाद, 8-8 9-9 साल का गैप सिर्फ, तो आपको आसानी से लर्न हो सकता है। तो जो उसका 58 है, जो उसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है इसका बी पार्ट, यानी 1956 to 1965, ठीक है। अब चलते हैं हम 59 की तरफ। द कंप्यूटर साइज़ वाज वेरी लार्ज इन। अब कंप्यूटर का साइज़ कौन सी जनरेशन में सबसे लार्ज था, तो ये ओबियसली बात है, सबको आता होगा
जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो हमारा कंप्यूटर का साइज़ था बहुत ही बड़ा था, वो एक कमरे के अंदर एक कंप्यूटर आता था, ठीक है। और आज की जनरेशन देख लो कि आज की जनरेशन में एक पीसी कितना सा होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम 60 क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस और फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं? फर्स्ट जनरेशन के नहीं है, सेकंड के नहीं है, थर्ड में नहीं है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारे हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स सब ने अपना अपना जो स्कोर है वो यहाँ पे कमेंट में मेंशन करना है सब ने, और कहीं पे अगर कोई डाउट है तो वह कमेंट में लिख सकती हो, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आपके एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड एंड एम एक्स एक्स के जो MCQs है वो बड़ी जल्दी आ जाएंगे, तो उस पर अभी वर्क चल रहा है। तो आप टेंशन मतलब वो 1-2 दिन में आपको आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस यही था, थैंक यू सो मच। और वीडियो के लाइक करें सबसे ज़्यादा, ठीक है।